मैं हूँ कमर चीमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima Sab. Thank you so much. तार साहब दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राज़ील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजेरिया जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं, और इसी तरह वो भी गयाना जा रहे हैं साउथ अमेरिका के एक मुल्क के अंदर, ताकि क्योंकि जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तार साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आज फिर अमेरिका के अंदर जो पीटीआई इमरान खान की पार्टी है उन्होंने लॉबिंग करके 45-46 कांग्रेसमैन से कहा है कि लेटर लिखें जो बाइडेन को। तार साहब इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा कि इसकी ये क्या इनको जल्दी है। और तीसरा ट्रम्प साहब के हवाले से भी बताएं, क्योंकि कैबिनेट फॉर्मेशन हो रही है, इधर बड़ी परेशानी है कि सारी की सारी इंडियन लॉबी जो है वो ट्रम्प साहब के पलड़े में बैठ गई है। साड़ी अगे कोई नहीं सी सौंदा। मुझे याद है जब बाइडेन आया था तो आपने तार साहब एक जुमला बोला था कि पाकिस्तानियों के पास ईमेल ही कोई नहीं जो बाइडेन की। तो तार साहब आपके पास ट्रम्प की ईमेल है, खुदा का वास्ता है ये सानू वो ईमेल व्हाट्सएप ऐसी छोटी छोटी मिस कॉल पे मारांगे। ये दसो सर। चीमा साहब, दर हकीकत तालीम और पैसा और वोट, इनके अलावा दुनिया में इज्जत कोई नहीं किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, और वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईमेल होगी तो वो भी गलत होगी। हमारी ईमेलें नहीं पढ़ी जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। चीमा साहब, मोदी साहब निकले हैं। मोदी साहब बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह प्रेसिडेंट शी को काउंटर कर रहे हैं, और करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन से तो प्रेसिडेंट शी काउंटर नहीं हुए अपने 4 साल, बल्कि अमेरिकन आर्मी के मुंह के ऊपर आखिरी तमाचा जो बाइडेन साहब, ये जो पेरू के अंदर जो बनाई गई है सी पोर्ट, द डीपेस्ट सी पोर्ट वहां पे है, डीप सी पोर्ट, $1.3 बिलियन का खर्चा करके चाइना ने उसको बनाया है। और उसके ऊपर जो जनरल रिचर्डसन, एक फीमेल जनरल है, रिटायर होने वाली है, उन्होंने वार्न किया था कि यहां पे चाइना अपने प्राइवेट शिप्स के साथ स्पाइंग करेगा। यहां पे वार्न किया है, लेकिन हु केयर्स। देखें ना, यहां तो ओबामा साहब के दौर में सबसे ज्यादा आर्मी बेसिस बंद की गई थी ओबामा पीरियड के अंदर, और ज्यादातर जो आर्मी बेसिस बाहर थी जहां से अमेरिका ने रैप अप किया था, उनको चाइनीज ने लीज कर लिया था। तो ये मैं समझता हूं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर ज़हनी तौर पे बीमार थी, डिमेंशिया था उनको तो कसूरवार ही नहीं कहा जा सकता। बल्कि अगले दिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया है व्हाइट हाउस के अंदर, बड़े खुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी सख्त खिलाफ है जो बाइडेन के। वो कहते हैं कि ये टाइमली इसने अपने आप को विड्रा क्यों नहीं किया, इसकी वजह से कैमला हैरिस हार गई है। इसने टाइमली जो है कैमला हैरिस को टिकट नहीं पकड़ाया। हालांकि मैं समझता हूं कि ज्यादती है, ये बात करना भी ज्यादती है चीमा साहब, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो कंपैरिजन है ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब को इनका। डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास 300 से ज्यादा सीटें, 300 से ज्यादा सीटें, 300 से ज्यादा उनके पास थे वो जो वोट थे इलेक्टोरल वोट, इनके पास 226 है। बल्कि शर्मिंदगी वाली बात है, सुना है डेमोक्रेट पार्टी रिकाउंटिंग कराने के चक्कर में पड़ी है। हालांकि 7 स्विंग स्टेट थी, सारी की सारी उन्होंने दी, और उसको भी छोड़ दें चीमा साहब। एक नई बात है जो कल से चल रही है, हाउस भी इस वक्त रिपब्लिकन के पास आ चुका है, सेनेट भी था, और कल उनकी जो है उनके नंबर जो है वो बिल्कुल बढ़ चुके हैं। 200 उनके 218 हो चुके हैं, 318 जो जिसपे जो चाहिए होती है लीड करने के लिए। तो हाउस हैज गॉन टू द रेड एट द सेम टाइम। लेकिन अंदाजा लगाएं कि प्रेसिडेंट शी पेरू के अंदर आके एक डीसी जो है $1.3 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और वो उस पे उन्होंने बहुत बड़ा रेड कारपेट उनको रिसेप्शन दी है। बल्कि चीमा साहब उसमें वहां पे जो उस वक्त जो सिमिलैरिटीज मैं बताना चाहूंगा। कल उन्होंने जो वहां स्पीच दी, उन्होंने कहा कि ये जी सिल्क रोड, अब देखें मतलब सोचे कि सिल्क रूट तो यार उधर पाकिस्तान के साथ सिल्क रूट है, उसको उठा के तुम पेरू में ले आए हो।
सिल्क रूट के चक्कर में तुमने पूरी दुनिया कांकर करनी है, मेरे तो समझ से ये बात ये क्यों किस तरह की बातें कर रहे हैं। चले, लेकिन चीमा साहब उसमें इन्होंने 1.3 बिलियन लगाया है। सिमिलैरिटीज जो है, सिमिलैरिटीज जहां सी पोर्टें बन रही हैं, तीन पोर्टों का मैं नाम लेना चाहूंगा। एक सी पोर्ट उन्होंने बनाई थी श्रीलंका के अंदर, और उस पोर्ट के ऊपर भी वो आके तो इंडियन स्पाई करते हैं उनके शिप आके, और इंडिया को इश्यूज है उनके साथ। दूसरी सी पोर्ट उन्होंने बनाई है ग्वादर के अंदर, और ग्वादर पे भी जाहिर है वो उस पे भी वो आर्मी यूज अपनी करेंगे, डीप सी वाटर। पाकिस्तानी पोर्ट और उसके बाद श्रीलंका की पोर्ट और ये पेरू की पोर्ट, इन तीनों मुल्कों में एक चीज कॉमन है चीमा साहब, वो क्या है? करप्ट रजीम्स है। तीनों जगह पे करप्ट रजीम है। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर लिंडा है, जो इस वक्त लीना उनका नाम है, जो पेरू की है, अनपॉपुलर तरीन और करप्ट तरीन, करप्शन के चार्जेस हैं उनके ऊपर, पेरू की जो प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अल्टीमेटली वो भी पैसे लेके या दुबई, उनके भी प्रोजेक्ट होंगे, एसओएस अकाउंटों में पैसे पड़े होंगे। हमारे जो ग्वादर के प्रोजेक्ट है, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बता सकते लोगों को, इस तरह के इंटरेस्ट साइन किए गए उनके साथ एग्रीमेंट चाइनीज के साथ, और श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, आपको पता ही। तो जो एक प्रेडेटरी लैंडिंग करता है, मालदीव की भी मिसाल आपके सामने मौजूद है, चाइना करता है, करप्ट रजीम्स को टारगेट करता है, फिर अपने चाइनीज बैंकों को कहता है कि इनको लोन दो। सरकारी लोन नहीं होते उनके, बैंक लोन करते हैं, और उसमें से किक बैक्स लेते हैं, 6.5 किक बैक लाके दुबई च खुश हो जाते हैं बस। तो चले चीमा साहब, फिर ये करप्शन यही होता है, कौम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो बेचते हैं, वहां यही होता है। पेरू के अंदर भी नेशनल इंटरेस्ट बेचा गया है। हाँ, बाइडन जो है, बाबा बाइडन, मैंने उनको कहता हूं, बेचारे बहुत ज़हीफ हो चुके हैं। उनका आखिरी तोहफा है अमेरिकन कौम के लिए कि अपने बैकयार्ड में एक चाइनीज नेवल बेस बनवा के ये तोहफा दिया उन्होंने। पहला तोहफा बराक हुसैन ओबामा का था कि बच्चे अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और सारा दिन कहते हैं कि अमेरिका इज बैड प्लेस, वी आर हमास, वी आर हमास। ये उनका तोहफा था। डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट जो थी, वो तोहफा था कैमला हैरिस का। $1,000 की चोरी लीगल करना, ये उनका तोहफा था। और ये आर्मी बेस का तोहफा बाबा बाइडन का आखिरी तोहफा है। अब पता नहीं इसको जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप सब किस तरह हैंडल करेंगे, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। लेकिन दे आर हियर, चाइनीज आर हियर, दे आर ब्रीदिंग, वो कहते हैं ना, ब्रीदिंग एट माई नेक, दे आर ब्रीदिंग एट नेक। उनका क्लेम है कि हमारी शिपिंग से 20% फ्रेट कम हो जाएगा, और अगले हफ्ते पहला उनका जो शिप है वो केले लेकर यहां से चला जाएगा, फ्रूट लेके पेरू से चाइना चला जाएगा। ड्रामा उनका देखे, लेकिन यहाँ पे वो शिप ला के खड़े करेंगे। लेकिन दूसरे, इनकी सेहत पे क्या असर है? बाबे बाइडन के दौर के अंदर क्यूबा के अंदर, आपको पता है, वो आके उन्होंने अपनी तनसीबात कर ली थी। आर्मी जनरल चीखते रहे थे कि नॉर्थ कैरोलिना को वॉच करेंगे क्यूबा से बैठ के। बाबे बाइडन के दौर में ही यहाँ पे ऊपर बलून आ गए थे, नीचे लोगों ने कहा था कि ऊपर बलून है चाइनीज। इन्होंने कहा था वो वेदर स्टडी कर रहे हैं, ये वेदर स्टडी कर रहे हैं। चीमा साहब, ये है अमेरिका के हालात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इतने कमजोर और लाचार हो चुके हैं। हाँ, अब हो क्या रहा है, जिले मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहा था, चल उसमें बाद में बात कर। नाइजीरिया जाने का क्या वजह? पहले तो ये बताना चाहूंगा, भारत का 17 साल के बाद पहला को प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू नाइजीरिया। दूसरी सबसे बड़ी रीजन उसमें यह है कि 200 से ज्यादा इंडियन कंपनीज वहां बिजनेस करती हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट $27 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइनीज इंडियन कंपनीज की नाइजीरिया के अंदर। इंडिया के साथ उनकी सिमिलैरिटीज क्या है नाइजीरिया की? करप्शन एंड टेररिज्म, ये दो सिमिलैरिटीज है। उसके बाद जो सबसे हैरानगी वाली बात है, 50,000 से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा इज लिविंग इन नाइजीरिया डूइंग बिजनेस। और 2000 जो वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और वो सारे इलीगल वो बेचते हैं, करप्शन में डीपली इन्वॉल्व। 2022 में $10 बिलियन का पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया ने इंपोर्ट की थी वहां से। इसकी जाने की वजह यह है, आपको पता है कि मैं जो समझता हूं कि नाइजीरिया जाने का मकसद मोदी साहब का एक ही है, 2-3 मकासद जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अपने डायस्पोरा को सपोर्ट करना, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करना, अपनी 200 कंपनियां इंडियन उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद सबसे बड़ा जो उनका तीसरा सबसे बड़ा जो होगा, भारत इस वक्त डिफेंस प्रोडक्ट जो है वो अपनी वो अफ्रीकन कंट्रीज में बेच रहा है। जो रशिया ने एक गैप छोड़ा था, इंडिया इज ट्राइंग टू फिल इट। तो वो अपने तेजस वहां बेचेंगे, पिनियाका सिस्टम अपना बेचेंगे, जो आर्मीनिया और फ्रांस को भी बेच रहे हैं।
तो ये सारे मकासद हाल करेंगे। और उसके बाद बिकॉज ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, जो मैं हमेशा ये कहता हूं। इस वक्त चीमा साहब, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। हाँ, चले इसके साथ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी है, क्योंकि लड़के जो हैं वो 2 करोड़ बंदा सुना है डेली बेस पे पोर्न देखता है वीपीएन के जरिए, और गैर इस्लामी वो तो इंटरनेट से भी देखा जा रहा है, पोर्न तो इंटरनेट से। ये दिमाग ठीक ना हो चीमा साहब, तो वीपीएन रुक जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खबर यह है कि वीपीएन सिस्टम बंद कर दिया गया। गैर शरी लफ्ज का चले बहाना कर देते यार, वीपीएन नाल इथे फेक न्यूज फिर रही, ठीक है, इस्लाम को क्यों उसमें डाला है आपने भाई? अच्छा, ये गैर इस्लामी है, वीपीएन गैर इस्लामी, ठीक। दूसरे कौन से आप इस्लामी काम कर रहे हैं? अदालतें इंसाफ नहीं दे रही, वो इस्लामी? चीमा साहब, इस पे आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। अब जरा बैलेंस आपने खुद जरा कंपैरिजन कीजिएगा। मैं आपको, आपके देखने वालों को कंपैरिजन बताना चाहूंगा कि तेजस पनियाका सिस्टम selling to Armenia, France and African countries, 50,000 diaspora, 27 billion की investment in Nigeria, and where you stand at VPN गैर शरी, गैर इस्लामी। डेस्टिनेशन अब खुद मैं कहता हूं खुद मुतय्यन करेंगे, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। मैं मुझे क्या बताने की जरूरत है? हाँ, युद्ध का टाइम आ चुका है, 24 नवंबर, तख्त ये तख्ता, लाशें चाहिए। मेरी तो खैर, मैं तो उनको कहूंगा यार को अस्पताल से लाशें ले आओ, जो पहले लोग मर चुके हैं, जिंदा लोगों को की लाशें क्यों लाना चाहते? को मरिया दी लाशां ला के सट के मोढे ते चुकनी है, रौला ही पाना जे ना। बांग्लादेश चाहते हो ना भाई, मुर्शद ने अपील कर दी थी स्टूडेंट बच्चों को, काश कासम भी आता तो लीड करता, उनकी यूथ मूवमेंट को लीड करता, काश। चले, उन्होंने अपील की है बच्चों से, उन्होंने कहा निकलो, नहीं तो सारी जिंदगी गुलाम रहोगे, तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, निकलो बाहर। बच्चों को मुझे बांग्लादेश दिखाओ, बांग्लादेश दिखाओ। उसमें इनका कसूर नहीं है चीमा साहब, कसूर उनका है कि जो इनको लाए थे, जिनकी ये प्रोडक्ट है, कसूर उनका है। उनको इनको ओन करना चाहिए और डिसअसेंबल करना चाहिए। जो इमारत बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है कि डिसअसेंबल किस तरह करनी। तो जो मिस्त्री लगे रहे हैं इसको बनाने के लिए, आज उनको चाहिए कि इसको ओन करें, कहें दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मिस्टेक, वी क्रिएटेड इट, वी विल डिसअसेंबल इट। अब वो खून मांगता है, किसी के बच्चों का खून मांग रहा है। 24 नवंबर को चीमा साहब स्वाबी के पास सुना है हजारों के हिसाब से वहां पे टेंट लगाए जा रहे हैं। और दूसरी जो मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरी दो बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वजीर आजम होता है। यहां पे भी फैमिली मेंबर्स, 2 फैमिली मेंबर खवातीन, हमारी मैडम पीरनी अपने जन्नात के साथ पेशावर पहुंच चुकी हैं, और हलीमा बाजी को उन्होंने नहीं बुलाया। ये दीज आर द 2 लीडर्स, दूसरे किसी पे उनको इतबार ही नहीं कि ये मैसेज भी कन्वे नहीं कर सकते। सुना है कि वहां पे गए हैं तो सब एमपी एमएनए को बुलाया गया पंजाब से, उनके सेल फोन बाहर रख लिए कि रिकॉर्डिंग ना कर सके, और बड़े सख्त अल्फाज के अंदर मैडम ने कहा कि तख्त ये तख्त आ जाओ। बल्कि यहां तक कहा गया कि अगर तुम गिरफ्तार भी हुए तो तुम्हें अगली दफा टिकट नहीं देंगे। एमपीएस के जिम्मे और एमएनए के जिम्मे सुना है कि उनको रिहायशों का भी बंदोबस्त खुद करना है, खाने पीने का बंदोबस्त भी खुद करना है, जो मरीज होंगे डॉक्टरों दवाइयों का बंदोबस्त भी खुद ही करना है। और वो कहते हैं कि लंबा धरना देना है, जहां जाना है हमने बैठ जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस तरह सिकंदर आजम एक प्लानिंग करता था, हलाकू खान प्लानिंग करता था, वार प्लानिंग, प्यादे इधर से अटैक करेंगे, दूसरे इधर से, रथ इधर से आएंगे, हाथी इधर से अटैक करेंगे, इसी तरह उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग की पेशावर में। सामने फ्रंट पे एमपीए और एमएनए होंगे ताकि पुलिस उनके ऊपर शेलिंग ना कर सके। तो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ
मैकियावेली ऊपर से सुपरवाइज करेगा सारे ऑपरेशन को, दिस इज हाउ द युद्ध होगा आपका। और मैं हैरान परेशान हूं, दुआ गो हूं अपने मादर मिल्लत के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि 17 ईयर्स हो चुके हैं। इस आखिरी युद्ध में भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हामी नासर में लोगों के बच्चों की जानों को नुकसान ना पहुंचे। एक तो ये खबर थी, और दूसरा आज आपके जो हमेशा कहते थे 9 मई की वीडियो नहीं निकली, आज उन्होंने वो भी निकाल दी। उन्होंने कहा ऐ शक्ल सारी। चलो, लेकिन चीमा साहब आपके किसी खबर मुझे मेरे कान आंखें तरस चुके हैं कि वो अपने मुल्क से कोई अच्छी खबर मुझे मिले। अगली खबर पीआईए की है कि वो लंडे दे भाव बेचण फिरदे पे विचों आपे भी टीके लाने उन्होंने। पहले आपको पता होना चाहिए चीमा साहब, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचा गया है, और सुना है जो दूसरी पार्टी उसमें बिड करने आ रही थी उसको बाहर सिक्योरिटी वालों ने इंटेंशनली रोक लिया था, उसने कोर्ट में केस कर दिया, उसको बिड ही नहीं देने दी गई। पार्टियां बिड दे रही थी चीमा साहब, तो एक पार्टी जो बिड देने आ रही थी उसको बाहर सिक्योरिटी के बहाने में रोक के उसको पुलिस वालों को कहा इनको रोक लो, अंदर नहीं आने देना, और वो केस उसने किया है। तो अब पीआईए भी बिकेगी, इस तरह बिकेगी, फ्रंटमैन ले लेंगे आगे। चले चीमा साहब, दर हकीकत इसको रोकना मुश्किल नहीं है। मैंने पाकिस्तान आपको कहा था 5 मिनट की गेम है, 4 शहर जो है उनके, अगर जहाज जो उनकी फ्लाइटें हैं उनके ऊपर बिठा दिया जाए कि यहां से बाहर नहीं निकलेगा कुछ जाएगा, तो आपकी सारी 90% करप्शन रुक जाती है। दुबई, लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क और ये सारी फ्लाइटें, 4-5 जो जहाज यहां से उड़ते हैं उन पे कह दिया जाए कि लोग नहीं जाएंगे बाहर, ये पैसा, और 6 महीने सिर्फ लाओ, तुम्हारी करप्शन रुक जाएगी। आपको ना आईएमएफ की जरूरत होगी ना किसी और की जरूरत, लेकिन वो कौन करे? वो कोई पता नहीं, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ही नहीं पैदा हो रहा है चीमा साहब, किसी इतना काम भी नहीं कर सकते। आज हमारे अफरीदी साहब है जो जज, अच्छा जज फिर क्या जाने छाड़ता, आज सुना बड़ी आर्मी को बड़ी गालियां दी अफरीदी साहब ने, लंदन में उन्होंने बड़ी तकरीर की, जर्नैलों को बड़े नाम दिए उन्होंने। एक बंदा इतने 4 हफ्ते वास्ते इलाज से आया सी, वो रोज खैर गाला कढ़दा। चलो ठीक बात, लेकिन इसमें जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह आप कंट्री चला रहे हैं, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता चौक में। चले, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। चले अगले टॉपिक पे चलते हैं चीमा साहब। पाकिस्तान अमेरिका का ये इस वक्त जो अलमिया है, मैं कल सारा दिन मैं कैपिटल हिल पे रहा हूं चीमा साहब। मैं अपने कई दोस्त जो कांग्रेसमैन थे उनसे गया, मेरा दिल था कि पूछा जाए कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शंस, और कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है, किस तरह क्या चीजें हो रही। कल मैं सारा दिन रहा था कैपिटल हिल क्लब में बैठा रहा हूं। कैपिटल हिल के अंदर मैंने ब्रेकफास्ट कुछ दोस्तों के साथ किया, अपने कांग्रेसमैन के साथ। तो जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि नॉट ओनली डेमोक्रेट्स दे आर क्रिटिसाइजिंग द न्यू अपॉइंटमेंट्स, रिपब्लिकन्स आर इवन देन अपसेट ऑन द सम ऑफ द। डॉक्टर साहब इस पे बताएं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल नए लोगों को लेके आना जिनका कोई तजर्बा नहीं है, आपको नहीं लगता ये बैकफायर कर जाएगी यार? नहीं, बैकफायर चाहिए मतलब उसके, मैं आप मुझे मुझे कल किसी ने एक ईमेल भेजी है, मैसेज किया, मैं जरा वो पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि उसमें चिमा साहब उन्होंने मुझे उसमें जो खास कर बताने वाली है कि उनकी एजें, जो उनकी एज है, उनकी एजेस हैं इनकी, जो नई अपॉइंटमेंट्स, मैं वो आपके देखने वाले बड़ा एंजॉय करेंगे उसको। जी जी, वो बहुत जरूरी है, वो जरा देखिएगा, उसमें वेरी इंटरेस्टिंग चीज। विवेक रामास्वामी की एज 39, स्टीफन मिलर 39, अलीज स्टेफनक 40 years old, मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल 42 years old, तुलसी गेबार्ट 43 years old। उसके बाद पीट हैग्सेथ जो कि डिफेंस का बना 44 years old, ली जेल्डन 44 years old, माइक वॉल्ट्स जिसको एनएसए बन रहा है उसकी 45 years, डग कॉलन 58 years old, क्रिस्टी नॉम जो गवर्नर है उसको इन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी का बनाया 52 years old, इलान मस्क 53 years old, मार्को रूबियो 53 years old, जॉन रेडक्लिफ 59 years old। मेरा मतलब आप अंदाजा लगाएं, ये इनकी उम्रें हैं।
लेकिन इसमें चीमा साहब जो देखने वाली बात जो मैंने डिस्कस किया, एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इज इंटरसेप्टर, वो हमेशा पॉलिटिकल करेक्टनेस देख के डिसीजन नहीं लेते, लेकिन उनकी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें अपॉइंटमेंटों के पीछे क्या अवामल है। चीमा साहब 12 साल की एक जिस तरह ये स्कीम थी बराक हुसैन ओबामा की कि 12 साल के अंदर गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक्टिविस्ट को प्लांट किया जाए, वो उन्होंने मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं की। आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस, आपका स्किन कलर, आपका माइंडसेट, ये 3 मेरिट थे। एक्टिविस्ट टोनी बिल्किन कौन है, उसका हल्का मौजूद है, कभी कांग्रेसमैन बना है, क्या फ्यूचर में सेनेटर बनना है, कोई नहीं। एक्टिविस्ट सो एक्टिविस्ट को 12 साल इस सिस्टम के अंदर प्लांट किया गया है। उनकी सफाई कौन कर सकते हैं? जो लॉयलिस्ट होंगे, जो टेस्टेड लॉयलिस्ट है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा चीमा साहब के, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सीखा है 2016 के अंदर जब इलेक्शन जीत कर वो व्हाइट हाउस के अंदर गए, पहले 2 महीने के अंदर ही चीमा साहब उनकी कॉल मैक्सिको के प्रेसिडेंट के साथ भी लीक हो गई थी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनकी कॉल थी वो भी लीक हो गई थी। किसने थी? ब्यूरोक्रेसी ने की। उसके सारे उसके कंपोनेंट और एलिमेंट्स सारे वाशिंगटन पोस्ट में छप गए थे। तो चीमा साहब दर हकीकत वो अपनी पिछली माजी की गलतियों को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब लाइन अप कर रहे हैं कि टेस्टेड लोगों को लेके जाऊं जो मेरे साथ लॉयल हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, 2-4 चीजें उनके जेहन में इस वक्त है अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। एक तो लॉयल्टी देख रहे हैं, दूसरा दे हैव टू बी हाकिश ऑन चाइना, और तीसरी लॉयल्टी टू इजराइल, उनकी फीलिंग्स ऑन इजराइल। ये 3 चीजें देखी जा रही हैं और उस पर वो अब काम करेंगे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्होंने दिया है इलान मस्क और विवेक रामास्वामी को, कि एक आउट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी जो बनाई गई है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो बाहर से बैठ के गवर्नमेंट के 3 मिलियन एम्प्लॉय चीमा साहब, उनमें से उन्होंने 2 मिलियन निकालने हैं। अब उसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा चीमा साहब, आपको ये पता होना चाहिए अभी तक फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी तक। द कंट्री एंड द गवर्नमेंट हैजंट कम आउट ऑफ द कोविड सिंड्रोम। कोविड सिंड्रोम अभी चल रहे हैं, लोग घरों से काम करते हैं। घरों से काम नहीं होता, घर में सिर्फ बैठ के रिलैक्स किया जाता है चीमा साहब। ये कंट्री अब रिलैक्स कर रहा है और प्रेसिडेंट शी पेरो पहुंच चुका है। प्रेसिडेंट शी पेरो पहुंच चुका है, क्यूबा पहुंच चुका है, प्रेसिडेंट शी चाइना पहुंच चुका है। और इनको बराक ओबामा कहता है अमेरिका इज बैड, मरवाना पियो दम मारो दम, बस ये गाने चल रहे, दम मारो दम, मस्ती में, ये मस्ती में फिर चीमा साहब इसको रोकना है किसी ने, किस तरह रोकेगा? अपने लॉयलिस्ट के साथ रोकेगा। मैं इसकी कल जिस एक कांग्रेसमैन के साथ मिला था, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा जो अमेरिका में हुई है रिसेंटली। चीमा साहब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हु मेट हिम, अगले दिन फ्लोरिडा के अंदर प्रेसिडेंट मिले ऑफ अर्जेंटीना, हार्डकोर कंजर्वेटिव, हार्डकोर। और उसकी सिमिलैरिटीज क्या है? उसने आते ही 25% अपनी गवर्नमेंट के लोगों को फायर कर दिया अर्जेंटीना। चीमा साहब मैं जिस कांग्रेसमैनों से कल मिला हूं, यही बातें इस तरह ही होती रही मेरे साथ। उन खासकर कल वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर भी मैट गेट्स जो नया अटॉर्नी जनरल बना है, उसकी एक तस्वीर लगाई है जो उसने अल सल्वाडोर के एक प्रिजन में खड़े होकर बनवाई थी। और मेरा एक कांग्रेसमैन दोस्त उस ट्रिप में उसके साथ था। उसका अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रिजन का इंचार्ज भी होगा। तो चीमा साहब उसके जेहन में अल सल्वाडोर इस वक्त साउथ अमेरिका का सबसे सेफेस्ट कंट्री, और न्यूयॉर्क इस वक्त अपना दिन के वक्त बाहर निकल सकते हैं। जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, वो मेरे घर के 20 माइल के फासले पर इस वार जोन, दिन के टाइम में आप नहीं जा सकते, ड्यूरिंग द डे टाइम। मेरे घर के पीछे टारगेट है, मैं अपने बच्चों को कहता हूं वहां ना जाएगा, क्योंकि अंदर जाते हैं खौफ है, क्योंकि हर जो बंदा उठा के चीजें बाहर वॉकआउट कर, कोई पूछने वाला, पुलिस खड़ी देख रही। अब मॉडल क्या है, डिफरेंस क्या है, मैं बताना चाहता हूं। बराक हुसैन ओबामा साहब ने एक तो पता नहीं अमेरिका से बदला लेना था या क्या था, उनको फैंटेसाइज करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का हब क्या है? डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। चीमा साहब वो छोटे छोटे कंट्रीज है, ना वहां पे स्पेनिश हिस्पैनिक लोग हैं, ना वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन है,
वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन को लाया जाता है डाइवर्सिटी दिखाने के लिए, ये देखो ये जी हमारे पास काले भी के 4 5। वहां पे प्रिजन में क्या होता है चीमा साहब, 2-2 हजार लोग जेल में रहते हैं, एक गार्ड होता है वहां। वो सारे जो प्रिजनर होते हैं सुबह उठ के काम पर चले जाते हैं, रात को सोने के लिए जेल में आते हैं, अपने खाने खुद ही पकाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो कहते हैं दिस इज प्रिजन। ये ओबामा चाहता था, ये इस तरह का, ये कहता था कि पुलिस सेल्फ पुलिसिंग करो, पुलिस डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए, जेलें दरवाजे खोल दिए जाए। लीगलाइज वीड करना सबसे बड़ी वजह ये थी कि जितने मुजरम इस वक्त जो जेलों में बैठे हैं ड्रग डीलिंग, ड्रग बेचने के लिए, डीलर उनको छोड़ दिया। कहते ये क्राइम थोड़ी है ड्रग बेचना, ये तो रिक्रिएशन है। यहां पे चीमा साहब इस मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि कोविड के दौरान में जब यहां पे 12-12, 14-14 साल के लड़के गन के ऊपर, पुलिस गन से गाड़ी छीन लेते हैं आपसे, तो इसको कहा जाता था लेट देम हैव अ जॉय राइडिंग, डोंट कॉल इट इज अ कारजैकिंग, नो इट्स नॉट अ कारजैकिंग, इट्स अ जॉय राइडिंग, किड्स आर बोर्ड। ये घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं कोविड की वजह से। वो सुबह गाड़ी आपसे गन पॉइंट पे ले जाते हैं, 2 दिन जला के छोड़ जाते हैं, व्हाट यू लूजिंग, लेट देम हैव अ गुड टाइम, लेट देम एंजॉय। जिस तरह वो हस्ती थी कैमला हैरिस, कहते शी इज ब्रिंगिंग जॉय टू द कंट्री। तो चीमा साहब दर हकीकत इन सारी चीजों से अमेरिका ने बचना था मेरे ख्याल में, और डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, बचाएंगे इनको। 2 चीजें मैं इसमें आखिर में ये कंक्लूड करना चाहूंगा चीमा साहब, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है इस वक्त कि दोनों जंगें उनके 20 जनवरी के इनाग्रेशन से पहले बंद हो। 2-4 यहाँ पे स्पेकुलेशन चल रही है, अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया है। ईरान के जो एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस में है, सुना है इलान मस्क ने उनसे मुलाकात की है, उन्होंने कुछ बातें निकाली हैं कि द मीटिंग वाज गुड, इट वाज पॉजिटिव, और ईरान की तरफ से सिग्नल आ रहा है कि if we move forward, we will refrain, we will reverse our atomic ambitions. ये एक अच्छी बात हुई है। दूसरा, चीमा साहब, यूक्रेन ने पहले ही सिग्नल दे दिया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूनास्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात हुई, उसमें भी उन्होंने फोन सुना है कि इलान मस्क को पकड़ा दिया था। इलान मस्क इज हिज राइट हैंड राइट नाउ, बल्कि इसके बारे में कई रिपब्लिकन्स को इशू है। रिपब्लिकन पॉलिटिशियन कहते हैं कि वी सपोज्ड टू बी हिज कॉन्फिडेंट एंड ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, व्हाई इज सो क्लोज टू द प्रेसिडेंट। और सुना है कि ही इज कंटिन्यूअसली लिविंग इन मारालागो विद डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक मजाकन भी, चुटकुला भी निकला है कि इलान मस्क इज नॉट लीविंग, मतलब कि ही इज स्टेइंग विद मी, लेकिन ही इज अ कॉन्फिडेंट। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बैक डोर चैनल डिप्लोमेसी सारी इलान मस्क इज डूइंग। डॉक्टर साहब, ये ईरान वाली भी बात बताइएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? जो एलॉन मस्क की जो ईरान के जो डिप्लोमेट से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज कॉन्फिडेंट कि अगर वो ईरान को गुड सिग्नल्स भेजें तो डोनाल्ड ट्रंप ऑन इनॉग्रेशन ये कोई पैगाम दे सकता है जनवरी फरवरी में कि मैंने आते ही वॉर बंद करा दिए? तो ये बेसिकली उसके लिए काम हो रहा है। डू यू थिंक देयर इज सम प्लान ऑन दिस? चीमा साहब देखें, बड़ी खुशाइंद बात यह है कि वो वेन्यू जो था, जहां मुलाकात का वेन्यू था, वाज पिक्ड बाय इरानियन एम्बेसडर बाय हिमसेल्फ। घंटे की मुलाकात थी, और उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि वाज पॉजिटिव, इट वाज कंस्ट्रक्टेड एंड पॉजिटिव। 2 चीजें बताना चाहूंगा चीमा साहब, इन दोनों कंट्री डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज व्हाट दे हैव, this is a sort of agreement, not agreement, but understanding that both. अब president जो United Nations member Iranian, he had a blessing of the supreme imam from Iran, or Elon Musk, yeah, the supreme leader, or Elon Musk was a confidant and had backing of Donald Trump because he's still living in Mar-a-Lago. तो ये मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात हुई है कि ये बात हुई है। और दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि उसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब का माइंडसेट है, बार बार कह चुके हैं कि दोनों जंगें मेरी इनाग्रेशन से पहले इनको बंद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है बड़ी, इसमें मूवमेंट आगे शुरू हुई हैं चीजें। 5 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब 6 दफा बात कर चुके हैं बीबी नेतन्याहू से, और इस वक्त अगर देखा जाए तो काफी चीजें आ रही हैं चीमा साहब। दर हकीकत अगर देखा जाए कई चीजें, पीपल आर ऑलरेडी टेकिंग प्रिकॉशन दैट ही इज कमिंग। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कह दिया कि वो विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, वो विल बाय फ्रॉम अमेरिका। इस तरह की कई सिग्नल पहले ही आ रहे हैं पॉजिटिव। और उसमें हाँ, ये जो मैं एक बात मेंशन करना, मैं बार बार ज़हन से निकल रही थी कि यूक्रेन ने थ्रेट कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे फंड रोकेंगे, वो विल गो फॉर द एटॉमिक बम, वो हम अपना एटॉमिक बना लेंगे। चले कोशिश कर लो, तुसी होंदा जदे पहले तुमने बहुत पैसे ले लिए हैं,
इतने इतने में तो 40-50 एटम बम आ जाते हैं, 295 बिलियन। लेकिन आपने, मुझे पता है कि आपने जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आना है, वो जो कॉमेडियन और डांसर हैं उनके प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने दुबई शिफ्ट हो जाना है, यूएई चले जाएंगे, किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे। वो एक मजाक है, मनी लॉन्ड्रिंग मशीन थी चीमा साहब एक, ये जो यूक्रेन वॉर है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। गोस्ट बॉम्ब, गोस्ट सारी चीजें वहां पे निकलेंगी, आप देखेंगे बाद में। ना कोई फौजी है वहां पे, ना कुछ है। जिस तरह अफगानिस्तान में था कि गोस्ट सोल्जर थे, यहाँ पे गोस्ट बॉम्ब है, एंड दे आर जस्ट मिल्किंग डॉलर्स फ्रॉम अमेरिकन टैक्स पेयर्स। और यहाँ पे भी इन्होंने लुट पाई सी, नहीं पाई सी। टोनी बिल्कन भाईजान बोइंग से आए थे, और लॉयड ऑस्टिन जो थे वो रेथिंगन से आए थे। यहाँ पे भी वही हालात थे, वहां भी यही हालात थे। और दिस इज व्हाट द रीजन इज द नेशन हैज गिवन अ स्ट्रांग मैंडेट टू डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह मैंने कल कह रहा था चीमा साहब कि एक्वाडोर के अंदर 18 इन्होंने पता नहीं कितने लाख डॉलर दिया था कि वहां पे ड्रैग क्वींस शो करें। फिर इन्होंने कई मुल्कों के में दिए थे पैसे। मेरे पास लिस्ट है, अगले प्रोग्राम में हम करेंगे उसको मैं बताऊंगा कि हाउ अमेरिकन गवर्नमेंट इज ब्लीडिंग इन करप्शन। कि यहाँ पे वो जो पिछले हमारे थे नेशनल डिजीज कंट्रोल के थे, जो जिनके वोची साहब, उनके लिए वो किस तरह पैसे उनको फंड देते रहे रिसर्च के लिए। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मेरी नजर में थी, कि रॉबर्ट एफ कैनेडी को उन्होंने जब बनाया है, अनाउंस किया है, तो वैक्सीनेशन कंपनीज जो है उनके स्टॉक गिर गए, क्योंकि ही इज वेरी वोकल अबाउट हिज रिसर्च ऑन द मेडिसिन। वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो होती है, जो बच्चों को पैदा होते दी जाती है, उससे ऑटिज्म फैल रहा है। और जो आपकी कंपनियां दूसरी बनाती हैं वैक्सीनेशन कोविड की, उनके स्टॉक कल गिर गए बड़े सख्त तरीके से, जब जो ही RFK की अनाउंस की गई। तो मैं समझता हूँ कि द वर्ल्ड हैज टू बी, और जो ही बिलीव्स इन हैविंग कैप ऑन द मेडिसिन, कैप प्राइस। रॉबर्ट एफ कैनेडी इज वेरी वोकल हिमसेल्फ। यही रीजन थी कि उनको डेमोक्रेट पार्टी ने डिडंट ट्रीट हिम प्रॉपर्ली एंड ही बिकेम इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल में अमेरिका नीडेड सफाई होने की जरूरत थी इसकी। ब्यूरोक्रेसी चीमा साहब, 3 चीजें दुनिया के अंदर खराबियां कब पैदा होती है मेरे नजर में। अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि इनका चेक एंड बैलेंस एक दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर स्ट्रांग था। वो चेक एंड बैलेंस खराब हो चुका था, और जो ही कमजोर सियासतदान सामने आते हैं, वो जो वैक्यूम होता है उसको ब्यूरोक्रेसी, करप्ट जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो फिल कर लेती है। और यहाँ पे वो बैलेंस खराब हो चुका था। करप्ट ब्यूरोक्रेसी उसका फायदा उठा रही थी। करप्ट जजेस आ जाते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी के हिस्से हैं वो भी। तो इस वक्त चीमा साहब ये हालात चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में US is moving towards the change. The world will feel it, world will see it. आखिरी बात यह है कि सुना है कि विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क सफाई करेंगे और एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेट्स सी, आखिरी तार साहब क्विक क्वेश्चन, वो हमारे वो लोगों ने लेटर लिख दिए हैं कांग्रेसमैन को ओ ताड़ साहब, वो साढ़े लोगों ने की ताड़ साहब सुना है इंडिया ने लॉबिंग पाकिस्तान के बारे में अब कम कर दी अमेरिका में। उन्होंने कहा PTI चो आ गई है, लोड ही को नहीं सानो। वैसे भी अमेरिका के, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं है, और उल्टा PTI पुठी लगी। चीमा साहब, जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हो, तो भारत आपके ऊपर पैसे क्यों जाया करेगा? और दूसरा ये कि आपको वो पहले ही 100 साल का गैप दे चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, सोच में, लीडरशिप में, हर चीज में, इकोनॉमी में। तो वो वो तो अब नाम भी नहीं लेते आपका, और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। चीमा साहब, वो उस लेटर को मैंने पढ़ा है, बड़े गौर से पढ़ा। उसमें ज्यादातर वही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस। ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, सिविल लिबर्टीज के बारे में सवाल है। 46 जो लोग हैं उन्होंने उसको किया है। सूजन वाइल्ड है पेंसिल्वेनिया की डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन, वो डेमोक्रेट है, और एक रिपब्लिकन है मिशिगन से, जॉन जेम्स उनका नाम है। इन्होंने इसको इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज किया था, लेटर लिखा था, नीचे साइन कराए 26 कांग्रेसमैनों ने। ठीक, चीमा साहब, इसको इनिशिएट किसने किया? पाक पैक ने किया। मेरी आपसे दरखास्त है, आपके देखने वालों को, पाक पैक की वेबसाइट पर जाएं तो 90% डॉक्टर है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन इनकी अपना है जो शादियां कराते हैं, मैट्रिमोनियल सर्विस है इनकी वहां पे, उसकी बाय प्रोडक्ट है। और डॉक्टर मेरी नजर में क्या होते हैं, उनको सोशल लाइफ का कुछ पता नहीं, ना उन्हें सियासत का कुछ पता है। उन्हें यह पता होता है कि हार्ट, अगर ब्लड थिनर किस किस्म का देना है, घुटने का दर्द किस तरह ठीक करना है, और आपके सर को दर्द हो तो टाइनल किस तरह देनी। उन्हें क्या पता सियासत क्या चीज है। वो इस वक्त सारे जिहादी बन चुके हैं,
चीमा साहब मैं इसका आपके रिश्ता बताता हूँ डॉक्टरों के, पीटीआई का रिश्ता और क्या है क्या रिश्ता इनका ये है चीमा साहब के, जब आते थे खान साहब यहाँ नुसरत फतेह अली कवाल को लेके शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करने, वो इन डॉक्टरों को बुलाते थे, क्या हो तुम्हारे लिए, मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, इसको सपोर्ट करें। कवालियां सुनते थे, खाते पीते थे, मजे करते थे, एंजॉय करते थे। ये रिलेशनशिप पिछले 20-25 साल से, और वो रिश्ता, वो चीजें अब जो है वो चीजें जवान हो चुकी। ये क्रश है, क्रश है। उस वक्त खान साहब के बाल बहुत खूबसूरत थे, चलते थे तो हिलते थे। खान साहब एक मयाड़ी दा पठान है ते ए डॉक्टर बड़े खुश होंदे सन, कहंदे आई सच अ नाइस जेंटलमैन। वो जांदी बारी बैट साइन कर देंदे होने ने या गेंद साइन कर देंदे होने ने। हाँ, अब वो चीमा साहब 90% पाक पैक के सारे जो वहां ऑफिस पेयर सपोर्टर मनी देने वाले सारे डॉक्टर। ठीक है, ये सियासत नहीं जिहाद है। अगर जन्नत इस तरह मिलती है कांग्रेसमैनों को पैसे देने से, तो इनको वेलकम, लेट देम गो टू द हेवन। लेकिन ये मैं पूछना चाहूंगा कि अगर डॉक्टरों को ये डॉक्टर अगर इतने सियाने होंगे तो कोई एक गाजा वास्ते भी करा देंगे लेटर साइन, नहीं कराया। पाकिस्तान का 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनके लिए कोई लेटर नहीं। कोई पाकिस्तान के करप्शन रोकने के लिए नहीं, कोई लेटर नहीं। मैंने कल एक बंदे से कहा आंखें बंद करो, 25-25 साल के मिनिस्टर जो खान साहब पहले लेके आते थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका भी पर्सनल हो जाता है, क्या वो फिर वापस आ जाएंगे? पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी? किसी ने आज तक पैकेज दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का? नहीं। चीमा साहब ये अब कल्ट है, सर्टिफाइड कल्ट है। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को मजहबी पार्टी बना लें और बिलीव करें कि ये खुदा से डायरेक्ट इशारे आ रहे हैं, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। ये मैं इस पे ये लेटर, मैंने सारा लेटर पढ़ा चाहिए। मैंने पाक पैक में उनकी मुझे फिर दोबारा पाक पैक की मैं फिर दोबारा वेबसाइट पे, कई मेरे जानने वाले वहां, लेकिन सारे फिजिशियंस, सारे, उनको कोई पता नहीं सियासत के स्पेलिंग क्या है, उन्हें कोई पता नहीं पाकिस्तान के इश्यूज क्या है, उन्हें कोई पता नहीं अमेरिका के इश्यूज क्या है। मुजाहिदी डेमोक्रेट है और ज्यादातर उनकी ख्वाहिश क्या है, ये सियासत नहीं है, ये इबादत है, ये जिहाद है। वो सारे पे समझते थे जिहाद कर रहे हैं, और नमाज पढ़ लो, रब दा नाम लो, लेटरां दी बजाय। ये ਤੁਹਾਡੇ मुर्शद ने कहा सी कि ये साइफर मैं एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी जा रही है और साइफर है, और डेविड लू अभी बैठा है स्टेट डिपार्टमेंट को, उससे ही पूछ लो कि तुम्हारे मुर्शद ने उसके बारे में क्या कहता है। लेकिन अकलों पे पर्दे, जब लोगों के ऊपर अकलों के पर्दे पड़ जाते चीमा साहब, उसको कहा जाता है कल्ट है। अंधाधुंध तकलीफ जो होती है ना, जब कहा जाए ये मुर्शिद है, इसका जूठा पानी पाकिस्तान के दरियाओं में डालो ताकि बरकत फैल जाए। वो एक बंदा आया था ना, वो बोतल लेकर चीमा साहब बाहर, उसने कहा था देखिए देखो मुर्शिद की झूठी बोतल ले आया। उसने कहा पाकिस्तान के दरियाओं में फैलो, इसको वहां डाल दो, पूरी बरकत जाए दरियाओं में, खेतों में जाए, लोग पिएंगे। वो जिन चले गए जब पेशावर चीमा साहब, सुना है आज जो 24 को युद्ध होगा, उसमें ना सिर्फ इंसान होंगे, उसमें जिन भी होंगे, जिन्नात। और VPN आपका गैर इस्लामी हो चुका है। अब देखें कि ये आप इस्लाम और बातिल की जंग जो है, इसका क्या बिल्कुल, लेट्स सी तार साहब क्या होता है, कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया।